वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ कुछ बातें लिखे थे, कुछ कुछ पॉइंट्स नोट किए थे। उतनी बातें आई होप ध्यान रखे होंगे जहाँ पर हम लोगों ने लेक्चर की एंडिंग की थी। उसी के आगे अब हम लोग आज उन्हीं सब बातों पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और दो छोटी छोटी बातें और लिखनी है। हम लोगों का लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने वर्कआउट किया था वो था एंगल, कि अगर हमें दो लाइंस का डायरेक्शन कोसाइन पता है या डायरेक्शन रेशियो पता है, देन कॉस थीटा क्या होता है ना। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया था, आई होप याद भी होगा। अब हमें दो स्पेशल केस लिखने हैं कि लाइंस अगर पैरेलल होती है और परपेंडिकुलर होती है तो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में क्या रिलेशन होता है। कहने का मतलब दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होता है और दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में क्या रिलेशन होता है इफ द लाइंस आर पैरेलल, और सेकेंड केस इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो डायरेक्शन रेशियोज अगर मान ले a1 b1 c1 है, लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस आर a1 b1 c1 एक लाइन का, और दूसरी लाइन का a2 b2 c2 है। ठीक है, a1 b1 c1 है और a2 b2 c2 है। ये दो लाइंस का डायरेक्शन रेशियोज है, एक लाइन का ये 3 है और एक लाइन का ये 3 है। और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये रिलेशन होल्ड करेगा इफ लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल एक्स एक्सिस से सेम बनेगा, वाई एक्सिस से भी दोनों लाइंस का एंगल सेम बनेगा, जेड एक्सिस से भी दोनों लाइंस का एंगल क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो अगर मान लो कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगे उस केस में, है ना। और दूसरी लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यही तीन होंगे, सेम होंगे। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, सेम होंगे नहीं होंगे। अगर हम एक ही एंगल को ले रहे हैं, अल्फा ले रहे हैं, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, उसी तरह इसका भी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइंस हुए। अब अगर डायरेक्शन रेशियो को पाने के लिए मान लो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्शन रेशियो तो बहुत तरह इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ऑलरेडी बात कर ले। नए नए रियल नंबर से सभी को मल्टीप्लाई करते जाओ, नए नए डायरेक्शन रेशियोज आते रहेंगे, पर 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। मान लो हम इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें सभी को, तो एक डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगा, 2 cos अल्फा, 2 cos बीटा, 2 cos गामा। ठीक है, मान लेते हैं कि दिस इज a1, दिस इज b1 एंड दिस इज c1। ये डायरेक्शन रेशियो बना ना, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो बना। ऑलरेडी cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा भी एक डायरेक्शन रेशियो है ना। पर हमने क्या किया, एक जनरल काम किया कि चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन वाले डायरेक्शन रेशियो को नहीं लेते। तो 2 cos अल्फा, 2 cos बीटा, 2 cos गामा, ये डायरेक्शन रेशियो है। ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया। ठीक है, मान लो अब इसको भी हम एक नया डायरेक्शन रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 3 से करते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3 cos अल्फा, 3 cos बीटा और कितना, 3 cos गामा, सॉरी 3 cos गामा। ये क्या हो गया, a2 b2 और ये क्या हो गया, c2। सही है, तो ये एक लाइन से मिला हुआ डायरेक्शन रेशियो हो गया जो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके पाया। ये दूसरी लाइन से मिला हुआ डायरेक्शन रेशियो हो गया जो हमने 3 से मल्टीप्लाई करके पाया। अब देखो a1 बाई a2 कितना, 2/3, b1 बाई b2 2/3, c1 बाई c2 कितना, 2/3। तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमने समझाने के लिए तुम्हें इतनी बात की है। क्वेश्चन में सीधे ये अप्लाई करोगे, बिल्कुल और कुछ नहीं सोचोगे, क्वेश्चन में सीधे ये अप्लाई करोगे कि अगर दो लाइंस का डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है और a2 b2 c2 है, एंड इफ दे आर पैरेलल, तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज इक्वल टू कितना होगा, c1 बाई c2 होगा व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। बोलो ठीक है। अच्छा, इसी में अगर अब हम परपेंडिकुलर की अगर बात करें, ये पैरेलल की बात हुई डायरेक्शन रेशियो से। अब अगर हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो से, परपेंडिकुलर के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था cos थीटा
बराबर समथिंग था ना, कुछ था आरएचएस में, वो क्या था, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2। तुम जो फॉर्मूला लिखे हो उससे मैच करो, बिल्कुल मैच करेगा जो हम कह रहे हैं, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2, ठीक है, बाई रूट ओवर एक रूट के अंदर इन तीनों के स्क्वायर्स का सम डिवाइडेड बाई दूसरा रूट के अंदर इन तीनों के स्क्वायर्स का सम। ये था फॉर्मूला। जब हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, यानी थीटा कितना डिग्री करेंगे, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मींस एंगल इज 90 डिग्री, सो ये थीटा कितना होगा, 90। तो ये क्या बनना चाहिए, cos 90 यानी 0 बनना चाहिए। और तो यानी आरएचएस भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 कब बनता है, न्यूमरेटर 0 हो या डिनोमिनेटर 0 हो? जब न्यूमरेटर 0 होता है तब बनता है ना। और न्यूमरेटर में cos थीटा के लिए आरएचएस में क्या है, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 है। इसलिए अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 विल बी इक्वल टू 0। ये दोनों बातें ध्यान रखो। ये पैरेलल का केस हो गया, ठीक है, ये पैरेलल का केस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर का केस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दिक्कत होगी तो पूछना। ठीक है, cos थीटा का फॉर्मूला यूज किया, थीटा 90 डिग्री यानी cos 90 कितना, 0, तो न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। न्यूमरेटर में क्या होता है आरएचएस में, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2। जब डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहे हैं तो न्यूमरेटर वो होता है, तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर एंड दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल। बोलो ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, इसी चीज को एक तरीके से और देख सकते हैं हम लोग कि एक लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है और एक लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 है। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि अगर हम ये डायरेक्शन रेशियो को यूज करके एक वेक्टर बना लें, जैसे दो लाइंस अगर पैरेलल दी हुई है तो इन दोनों लाइंस पे अगर हम वेक्टर भी बनाएंगे तो वेक्टर भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना। कि ये एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, ये दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, तो अगर हम इन दोनों डायरेक्शन रेशियोज को यूज करके एक वेक्टर लिखें तो वो दोनों वेक्टर्स भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल, कोलिनियर होंगे। ठीक है ना, कोलिनियर होंगे वेक्टर्स। हमारा कंसर्न यहाँ पे पैरेलल मतलब डायरेक्शन सेम होना नहीं है, वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होना हमारा कंसर्न नहीं है। वेक्टर्स क्या होने चाहिए, कोलिनियर होंगे। इफ लाइंस आर पैरेलल तो इस लाइन पर किसी भी डायरेक्शन का एक वेक्टर बनाए और इस लाइन पर किसी भी डायरेक्शन का एक वेक्टर बनाए तो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो इससे जो वेक्टर बनेगा a1 b1 c1 से, a1 b1 c1 से वो वेक्टर क्या बनेगा, a1i प्लस b1j प्लस कितना, c1 के, ये बनेगा वेक्टर। ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या बनेगा, a2i प्लस b2j प्लस c2 के। बोलो सही है। तो जो गिवन लाइन थी पहली वाली, उसके अलोंग एक वेक्टर जो भी लेंथ आएगी वो तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, a1i प्लस b1j प्लस c1 के पे। पर उस लाइन पर एक वेक्टर ये, इस लाइन पर एक वेक्टर ये। नाउ दीज टू वेक्टर्स आर क्या, कोलिनियर। अब इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, कोलिनियर करना है, क्योंकि जिस दो लाइंस पर ये दोनों वेक्टर बने हैं वो दोनों लाइंस आपस में क्या होनी है, पैरेलल होनी है। और ये दो वेक्टर कोलिनियर की कंडीशन हम लोगों ने वेक्टर्स में की थी। यही कंडीशन आती थी कि नहीं आती थी, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। बोलो ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत होगी तो पूछना। बट फाइनली हम बार बार ये बोलेंगे, इन शॉर्ट क्वेश्चन करना है तो याद होना चाहिए, ये कंडीशन याद रखोगे फॉर पैरेललिज्म, है ना। और a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 is equal to 0 फॉर परपेंडिकुलर। बढ़िया आगे। अब देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस की अगर बात हो तो उसमें क्या रिलेशन होना चाहिए फॉर लाइंस टू बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। लिखो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में क्या रिलेशन होगा वो देखते हैं कि व्हेन द लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। मान लो दो लाइंस हैं, एक L1 जिसका डायरेक्शन कोसाइन L1 है, M1 है और N1 है, और एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 और N2 है। बिल्कुल वैसा ही होगा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि डायरेक्शन कोसाइन से अगर हम एक वेक्टर बना दें तो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है ना। तो हम ये दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अगर तो इस डायरेक्शन कोसाइन से अगर हम एक वेक्टर बनाते हैं और इस डायरेक्शन कोसाइन से एक वेक्टर बनाते हैं
तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, नहीं होंगे? दोनों की लंबाई एक यूनिट होगी। डायरेक्शन रेशियो से जब वेक्टर बनाते हैं तो वो एक दूसरी लेंथ का वेक्टर बन जाता है। बट वो बात तो वहां पर भी वही होती है, पैरेलल होना ही होना है, वेक्टर्स को कोलिनियर होना ही है। और जब डीसी यूज करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन यूज करते हैं, तो यूनिट वेक्टर बनता है। तो अगर हम एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये दिया है, दूसरी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये दिया है, तो इस कंपोनेंट से एक वेक्टर बनाएंगे, वो एक यूनिट वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड यूनिट है हमारा, मतलब ही नहीं है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो एक इतनी बड़ी लाइन लो, एक इतनी बड़ी लाइन लो, पैरेलल तो होगी ही ना। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, इट डजंट मैटर ना, 1 यूनिट रखो, 2 यूनिट रखो, कुछ भी रखो। तो डायरेक्शन कोसाइन के केस में वो यूनिट वेक्टर बन जा रहा है, 1 यूनिट लेंथ का वेक्टर बन रहा है, और डायरेक्शन रेशियो में वो किसी और लेंथ का वेक्टर बन रहा है। ठीक है ना, जो A1 B1 और C1 कंपोनेंट्स वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उतनी लंबाई होगी। ठीक है, बट पैरेलल वहां पर भी था, पैरेलल तो यहाँ पर भी होगा। तो अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों कंपोनेंट से इससे बनने वाला वेक्टर और इससे बनने वाला वेक्टर भी आपस में क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो ये वेक्टर क्या बनेगा, L1I प्लस M1J प्लस N1K। बोलो सही है ना, बात समझ में आई? लास्ट लेक्चर में बातें हो रखी है वेक्टर बनाने वाली। और दूसरा बनेगा L2I प्लस M2J प्लस कितना, N2K। ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो क्या होगा, L1 by L2 इज इक्वल टू M1 by M2 इज इक्वल टू N1 by N2, ये होगा। ठीक है, तो अगर दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं एंड दे आर पैरेलल लाइंस, तो ये बात होनी चाहिए, L1 by L2 बराबर M1 by M2 बराबर N1 by N2। ध्यान रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियो में क्या आ रहा था, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। यहाँ पर क्या है, L1 by L2 इज इक्वल टू M1 by M2 इज इक्वल टू N1 by N2। ठीक है ना, और ये बात हम लोगों ने कहाँ से यूज की है, कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स से, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। तो इनके कंपोनेंट्स, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। बोलिए सही है ना, ध्यान रहेगा। अच्छा, अब इसी में हम लोग बात कर लेते हैं, इसी में परपेंडिकुलर वाली बात भी यहीं पे कह लेते हैं। परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला क्या था, सॉरी कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या था, जब डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में था, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस कितना, M1 M2 प्लस कितना, N1 N2, ये था कॉस थीटा, है ना। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कॉस 90 मतलब 0 होना चाहिए। सो क्या रिलेशन आएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। दिस इज कंडीशन फॉर लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो में क्या था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन रेशियोज दिया है उसको यूज करना है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। और अगर डायरेक्शन कोसाइन यूज करना है परपेंडिकुलर के लिए, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन है इन सब बातों पर बेस्ड जितनी अब तक हम लोगों ने की है, जो लास्ट लेक्चर में जितने पॉइंट्स लिखे थे और अभी जो दो पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली बात की है, इन सबको मिक्स करके अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसके बाद 3D में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये दिया है कि 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A 4 1 2, पॉइंट B 5 लैम्डा 0, पॉइंट C 2 1 1 और पॉइंट D 3 3 -1। ये 4 पॉइंट्स हैं। एज पर द क्वेश्चन, लाइन AB, लाइन ज्वाइनिंग A and B या लाइन पासिंग थ्रू A and B, लाइन पासिंग थ्रू A and B इज पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू C and D। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन और इससे पास होने वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है कि लैम्डा क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही उसी बातों पर बेस्ड है जो हम लोगों ने अब तक की हुई है। आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि हमें दो लाइंस जो कि A और B को ज्वाइन करने वाली एक और C और D को ज्वाइन करने वाली एक, ये दोनों आपस में पैरेलल होनी है। तो हम लोगों ने अभी बात की थी, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, कि दो लाइंस पैरेलल की क्या कंडीशन है। या तो डायरेक्शन रेशियो से हम कर सकते हैं या फिर डायरेक्शन कोसाइन से कर सकते हैं। हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, सारे पॉइंट्स के। A और B का कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब जहां से A और B को मिलाने वाली लाइन पास हो रही है उस पॉइंट का 2 का कोऑर्डिनेट दिया है। C और D
से पास होने वाली जो लाइन दी है वो उसके करस्पॉन्डिंग हमें सी और डी का कोऑर्डिनेट पता है। तो पैरेलल की कंडीशन कैसे यूज करें हम लोग? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, ध्यान करो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का डी आर लिखना सीखा है कि किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाया जा रहा है, अगर एक लाइन बनाई जा रही है तो हम उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बड़े आराम से लिख सकते हैं। क्या चीज? कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो क्या हम ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं? लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी या लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। अब उस लाइन का कितना ही बड़ा हिस्सा ले लो, छोटा सा हिस्सा लो, या पूरी की पूरी इनफाइनाइट लेंथ की लाइन ले लो, उसका क्या डी आर तो हम छोटे से टुकड़े का भी वही होगा और इनफाइनाइट लेंथ की लाइन होगी उसका भी वही होगा। ठीक है ना? इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, कभी लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी बोल रहे हैं, कभी हम लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी बोल रहे हैं। कहने का मतलब कभी हम लाइन सेगमेंट कह रहे हैं तब भी वही बात है, यहाँ पूरी लंबी की लंबी लाइन बोले इनफाइनाइट लेंथ की, जिसका एक एंड माइनस इन्फिनिटी एक एंड प्लस इन्फिनिटी हो, तब भी वही बात है। डी आर के रिस्पेक्ट में वही बात है। डी आर दोनों का क्या होगा? सेम ही होगा। तो कैसे निकालें इसका? हम आराम से डी आर निकाल सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी का, है ना। ए बी का डी आर आ जाएगा लास्ट लेक्चर के बेसिस पे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 आ गया। डी आर का एक सेट आ गया, मतलब a1 b1 c1 आ गया। सिमिलरली लाइन ज्वाइनिंग सी डी और डी को मिलाने वाली लाइन का डी आर कैसे आएगा? जब हम ये दोनों कोऑर्डिनेट यूज करेंगे डिफरेंस के लिए। लास्ट लेक्चर की वही अभी वाली बात, जैसे ए बी का निकालें वैसे सी डी का निकालेंगे, तो हमारे पास a2 b2 c2 भी आ जाएगा। तो हमें ए बी का भी डी आर मिल जाएगा, सी डी का भी डी आर मिल जाएगा। अब वो दोनों लाइन क्या होनी है? पैरेलल। आज हम लोगों ने देखा है कि दो लाइंस पैरेलल होती है, डी आर आ चुका है, डायरेक्शन रेशियो आ चुका है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। करो जल्दी से, खुद से कोशिश करो। किसी को भी x1 y1 z1 और किसी को भी x2 y2 z2 मान सकते हैं। ए बी का जब हम निकाल रहे हैं तो इसको सफिक्स 1, इसको सफिक्स 2, यानी x1 y1 z1, x2 y2 z2 मान सकते हो, या इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 कुछ भी मान सकते हैं, किसी को भी कोई मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 मानते हैं, तो हम डी आर ऑफ ए बी लिख रहे हैं ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। क्या क्या आएगा? तीन चीजें आएंगी, तो इसमें से ये घटा देते हैं जो मन करे, अच्छा जो लगे देखने में। तो 5-4 पॉजिटिव अच्छा लगता है, इसीलिए हमने 5-4 कर दिया। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजें दिखें। तो 5-4 कितना हो गया? 1 हो गया ना। पहला ही नंबर नेगेटिव हो जाएगा, अच्छा नहीं। फिर लैम्डा -1, ये भी देखने में अच्छा लगता है, 1 माइनस लैम्डा से अच्छा लगता है लैम्डा -1, इसलिए हमने इसमें से पूरा इसको माइनस किया। तो 5-4 लैम्डा -1 और 0-2। अब वहां पे 2 मत लिख देना, क्योंकि बाकी दो में वो काम नहीं हुआ है ना। तो 0-2 करना पड़ेगा, एक में से दूसरा घटाना होगा। तो 0-2 कितना? -2 आगे। डी आर ए बी का सिमिलरली डी आर ऑफ सी डी देखो कितना आएगा। क्या क्या चीजें आएंगी डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी में? सी डी में से जो मन करे किसी में से भी किसी का घटा सकते हैं, पर जो एक्स में काम होगा वही वाई में, वही जेड में। तो सपोज हम डी में से सी का घटाते हैं, तो 3-2 कितना होगा? 1। 3 - 1 कितना होगा? 2। और -1 कितना होगा? -2। ठीक है, तो हमें डी आर ऑफ ए बी मिल गया, डी आर ऑफ सी डी मिल गया। ए बी और सी डी क्या होनी है? पैरेलल होनी है, यानी a1/a2। ये a1 b1 c1 है ऊपर, है ना। दिस इज a1 b1 c1 एंड दिस इज a2 b2 c2। तो a1/a2 यानी 1/1 इज इक्वल टू a1/a2 हो गया, b1/b2 यानी लैम्डा -1/2, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 यानी -2/-2। बोलो ठीक है। तो दो रेशियो तो ऑलरेडी पता ही है, दोनों जगह से 1 आ रहा है। 1/1 भी कितना? 1, -2/-2 भी कितना? 1। ठीक है, तो तीसरा रेशियो भी क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। तो इसको बस सॉल्व कर लो किसी भी एक के साथ। चलो मान लो ये सॉल्व कर लेते हैं, तो लैम्डा -1/2 इज इक्वल टू 1। कैलकुलेट कर लोगे ना लैम्डा, तो दिस इंप्लाइज कितना? लैम्डा इज इक्वल टू 3। बोलिए सही है? समझ गए बात? सिंपल सा क्वेश्चन था। पैरेलल का खाली हमें कंडीशन लगानी थी। पैरेलल की कंडीशन के लिए अभी फॉर्मूला देखा तो बिल्कुल दिमाग जाएगा कि हाँ कहाँ डायरेक्शन रेशियोज का कम रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। फिर बात आई कि डायरेक्शन रेशियो निकलेगा कैसे, तो वो लास्ट लेक्चर में देखा है। पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो निकालना बड़ा आसान होता है, सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस इज द
डायरेक्शन रेशियो, है ना। ऑब्वियसली बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे, है कि नहीं। जैसे हमने इसका निकाला CD का, तो 1 2 -2, ये एक ट्रिपलेट आया। तुम इसी ट्रिपलेट को मल्टीप्लाई करते जाओ ना, जितने नंबर से मन करे मल्टीप्लाई करते जाओ। 2 से कर दो, सभी को 3 से कर दो, सभी को -1 से कर दो, वो सब नए नए क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। बट दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है। हम मल्टीप्लाई अगर कर भी देंगे तो भी फाइनली हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग सबसे सस्ता वाला रखते हैं कि जो झटपट से डायरेक्शन रेशियो लिखा जाए, दैट इज सीधे सीधे कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। और ये बात हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर रखी है। बोलिए ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा चलो यही काम करते हैं ना कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऑलरेडी किया वही है। लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर कर देते हैं CD पे। लाइन ए, ये परपेंडिकुलर का सिंबल लगा दिया है ना, ऐसे ही बातचीत के लिए। लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन CD। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कोशिश करो, जल्दी से करो, क्या फर्क पड़ेगा। डायरेक्शन रेशियो तो लिखा हुआ है ही अपने पास, तीनों दोनों लाइंस का, AB का भी और CD का भी, तो बस उसकी कंडीशन यूज कर देंगे। उसकी कंडीशन क्या होती है डायरेक्शन रेशियो के टर्म्स में, परपेंडिकुलर की, A1A2 + B1B2 + C1C2 = 0। A1A2 यानी 1, A1A2 कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस B1B2 यानी 2 टाइम्स लैम्डा -1, बोलो सही, प्लस C1C2, तो -2 कितना हो गया, 4 हो गया ना प्रोडक्ट, +4 = कितना, 0। सॉल्व कर लो, सिंपल सा आ जाएगा। दिस इंप्लाइज कितना, 2 लैम्डा यहाँ से, और 4 + 1 5 -2 कितना हो गया, +3 हो गया, = 0। तो लैम्डा कितना आ गया, -3/2। बोलो सही है। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच लाइन AB, लाइन ज्वाइनिंग A and B या लाइन पासिंग थ्रू A and B इज परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू C and D। बस कंडीशन चेंज हुई, DR तो वही आया लैम्डा के टर्म्स में और यहाँ कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में, बस सिर्फ क्या बदला, कंडीशन बदल गई। A1A2 + B1B2 + C1C2 = 0। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है ना, 2 लैम्डा + 3, ठीक है। बोली सही है, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत होगी तो बताना, है ना। बढ़िया नहीं, देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग वेक्टर्स में कर रखे हैं। बस वेक्टर्स में जो काम किए थे उसी से मिलता जुलता काम, जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि 3D में कैसे करते हैं, वो काम यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, ऑलरेडी वेक्टर में किया हुआ है। ये 3 पॉइंट्स हैं A, B और C। पॉइंट A 0 1 -2 है, पॉइंट B 3 लैम्डा -1 है ना, 3 लैम्डा -1, एंड पॉइंट C इज म्यू -3 -4। लैम्डा और म्यू अननोन है, पता नहीं है क्या है, बट ये पता है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। याद आ रहा है कुछ वेक्टर में किया कि ऐसा लग रहा है, लैम्डा और म्यू बताना है, कुछ याद आ रहा है। कोलिनियरिटी ऑफ 2 वेक्टर्स किया था हम लोगों ने, हमने बोला था इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर होना है। तो क्या बोला था वहां पे, सोचो, याद करो। वेक्टर्स के केस में 3 पॉइंट्स कोलिनियरिटी के लिए क्या समझाया था, कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स पे काम करना है, तो फाइंड एनी 2 वेक्टर यूजिंग दीज 3 पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट को यूज करके कोई भी 2 वेक्टर बना लो और उन 2 वेक्टर्स को क्या कर दो, कोलिनियर कह दो। उन 2 वेक्टर्स को कोलिनियर कह देंगे तो कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स से ये कंफर्म होता है कि पैरेलल है ना, पैरेलल है। वो कोइंसाइडिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स हैं उसमें से जब हम 2 वेक्टर बनाएंगे तो 2 पॉइंट्स इसके लिए और 2 पॉइंट्स इसके लिए यूज नहीं होंगे, एक पॉइंट तो कॉमन होगा ना दोनों वेक्टर में। ये सब बातें वेक्टर में की हुई हैं। तो विद 1 पॉइंट कॉमन 2 कोलिनियर वेक्टर्स विल बी कोइंसाइडिंग। कोइंसाइडिंग कहने का मतलब एक ही लाइन का हिस्सा होंगे। कोइंसाइडिंग का मतलब ये नहीं कि एकदम सुपर इम्पोज कर जाएगा, ये नहीं कहना चाह रहे हम, ठीक है। तो इन तीनों की हेल्प से कोई भी 2 वेक्टर बनाते थे और उन 2 वेक्टर्स को क्या बोलते थे, कोलिनियर बोलते थे। यहां पे क्या करेंगे, इस 3 पॉइंट्स की हेल्प से, ठीक है ना, वहां पे 3 पॉइंट्स की हेल्प से 2 वेक्टर बनाते थे और दोनों वेक्टर्स को क्या बोलते थे, कोलिनियर बोलते थे। यहां पे क्या करेंगे, जो अभी पिछले क्वेश्चन में किए, कहां तक पहले कैलकुलेट करेंगे, DR तक कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन रेशियो तक। कैसे, आउट ऑफ दीज 3 पॉइंट्स
किसी भी दो पॉइंट्स को कंबाइन कर लो और दो डीआर निकाल लो, किसी भी दो लाइन का डीआर निकाल लो। मान लो हम डीआर ऑफ ए बी निकाल लें, ठीक है, और डीआर ऑफ कोई एक और बोलो, मान लो बी सी निकालते हैं, ठीक है, ए बी निकाल लें, बी सी निकाल लें। बी सी में फिर क्या होगा कि बी सी के केस में लैम्डा भी आ जाएगा और म्यू भी आ जाएगा, ए को कॉमन करते हैं ना। ये सब कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, क्योंकि ए में सब कुछ पता है, तो जब हम ए को किसी दूसरे के साथ रखेंगे तो डिफरेंस में ये तो जाएगा ना, तो 0 1 और -2 कांस्टेंट ही रहेगा। बाकी अगर हम बीसी कैलकुलेट करते तो म्यू भी आता और लैम्डा भी, दोनों इन्वॉल्व होता डायरेक्शन रेशियो में, इसलिए हम नहीं चाह रहे, हम चाह रहे कम से कम अननोन इन्वॉल्व हो कहीं पर। तो डीआर ऑफ ए बी कैलकुलेट कर ले और डीआर ऑफ ए सी, ठीक है। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, ए बी और ए सी, एक ये कैलकुलेट करने वाले हैं हम और एक ये कैलकुलेट करने वाले हैं, है ना, ये दो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी भी तो क्या हो गया, पैरेलल का ही तो केस हो गया विद 1 पॉइंट कॉमन, कोलिनियर है, इसका मतलब ए बी और ए सी ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है विद 1 पॉइंट कॉमन। तो इनका जो डीआर आएगा वो भी तो पैरेलल की कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करना चाहिए ना। अगर पैरेलल नहीं होंगे तो ए बी और ए सी एक दूसरे के ऊपर इतने दूर में ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, कोलिनियरिटी जनरेट नहीं होगी। तो ए बी और ए सी का जो डीआर आएगा इट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म से खाली कंफर्म ये नहीं होता कि कोलिनियरिटी होगी, बट कोलिनियरिटी यहाँ पर इसलिए होगी बिकॉज 1 पॉइंट इज कॉमन। So 2 parallel lines passing through 1 point. 2 parallel lines, line AB and line AC. 2 parallel lines passing through point A means A, B and C all 3 are collinear. बोलो सही है ना, बातें वेक्टर्स में की हुई है। अब चीजें रिकॉल रखो, दिमाग में रखो, है ना। तो डी आर ऑफ ए बी लिख लें और डी आर ऑफ ए सी लिख लें, जल्दी से करो इसको। ए बी का डी आर के लिए हम बी में से ये घटा देते हैं, तो 3 आएगा और लैम्डा -1 आएगा और -1 माइनस और -2 यानी +2, 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा। ए सी का डी आर लिखते हैं, ए उधर है, सी इधर है, इसमें से वो घटेगा, है म्यू हम देखना चाह रहे हैं, माइनस म्यू नहीं देखना चाह रहे। माइनस म्यू देखना होता तो 0 में से म्यू माइनस कर देते, फिर सब यही करते, उसमें से इसको माइनस करते हैं हम लोग ना, वाई को भी और जेड को भी, बट हमें अच्छा लगता है म्यू देखना, तो म्यू -0 हम करेंगे, म्यू फिर -3 -1 यानी -4 और -4 और ये माइनस और -2 +2, -4 +2 कितना, -2, बोलो हो गया। ये आ गया डी आर ए बी का और डी आर ए सी का। नाउ चूंकि ए बी और सी क्या होने हैं, कोलिनियर होने हैं, यानी लाइन ए बी एंड लाइन ए सी मस्ट बी पैरेलल, है ना, पैरेलल होगा, चूंकि एक पॉइंट ए तो कॉमन है तो कोलिनियरिटी आ जाएगी। तो ए बी और ए सी को पैरेलल करना है, यानी a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. So 3/mu is equal to lambda -1/-4 और कितना is equal to 1/-2। देख लो सही लिखा है हमने, 3/mu lambda -1/-4 और 1/-2, ठीक। दिस implies, बस पहला तीसरा सॉल्व करके म्यू निकाल लो, तो म्यू आ जाएगा कितना, -6, ठीक है। और दूसरा तीसरा सॉल्व करके लैम्डा निकाल लो, तो -2 से -4 गया 2 टाइम्स, 2 1 3, लैम्डा 3 है, लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ रही है, म्यू की वैल्यू -6 आ रही है, ठीक है। तो अपने पास लैम्डा आ गया और म्यू आ गया। अब हमसे कोई बोले कि नहीं बताओ वो एग्जैक्ट पॉइंट्स क्या क्या होंगे बी और सी जिसके लिए ए बी सी कोलिनियर हो, तो आई क्या, लैम्डा 3 और म्यू -6 यहाँ रख देंगे। लैम्डा कितना है, 3 आया ना, लैम्डा 3 रख दो, एग्जैक्ट पॉइंट पता चल गया, 3 3 -1, म्यू -6 आए, यहाँ -6 रख दो, ये -6 हो गया। तो एग्जैक्टली हमें पता चल गया कि ए बी और सी तीनों पॉइंट्स क्या थे, ठीक है। चलो लैम्डा म्यू आ गया। अगला पार्ट क्या कहते हैं, एंड चेक फॉर द कोलिनियरिटी ऑफ 12 9 2। चेक करना है, एक्चुअल में क्वेश्चन का लैंग्वेज ये था कि वी हैव टू चेक आल्सो कि 12 9 2 जो पॉइंट है वो भी क्या इसी लाइन पर है या नहीं है, ठीक है। क्या ये वाला पॉइंट भी इसी लाइन पर होगा जिस लाइन
पे ए बी और सी लाई कर रहा है, क्या डी भी उसी लाइन पे है, लेट इट बी डी, हमें ये चेक करना है। तो वही काम करेंगे कि यार इस बार डी को भी यूज कर लेते हैं डायरेक्शन रेशियो निकालने में, और पैरेलल की कंडीशन चेक कर लेंगे। अपने को बाकी देखो, जैसे मान लो हम ए बी और डी, जिस लाइन पर ए और बी है उसी लाइन पर चेक करना है डी है कि नहीं है कि नहीं, या जिस लाइन पर बी और सी है उसी लाइन पर चेक करना है डी है कि नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो एक लाइन पे हो ही चुके हैं ना, ये तीनों तो हो चुके हैं। अब इस तीन में से कोई भी 2 पॉइंट यूज कर लो, बिकॉज 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू फिक्स अ लाइन। तो इन तीन में से कोई भी 2 पॉइंट एक ले लो, तो लाइन तो पता है ही अपने को। वो जो भी हम 2 पॉइंट लेकर एक लाइन बनाएंगे या उस लाइन की बात करेंगे, वो लाइन एक्चुअल में ए बी और सी तीनों से ही तो पास होगी, क्योंकि हमने कोलिनियरिटी यूज करेगी तो पता लगाया एग्जैक्टली बी और सी का। बोलो ठीक है ना। तो टेक एनी 2 पॉइंट आउट ऑफ दीज 3 ए बी सी, और चौथा डी ले लो, सॉरी तीसरा डी ले लो। एबीसी में से कोई 2 ले लो और डी ले लो, और चेक कर लो कि वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो मान लो हम ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और डी ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी और डी की कोलिनियरिटी चेक करनी है, तो क्या करा जाए, ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं और डी के साथ किसी एक को कंबाइन करके उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकला हुआ है अपने पास, बस यहाँ पे लैम्डा पुट करना है। लैम्डा कितना आया था, 3 आया था, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह 3 रख देते हैं, तो 3 - 1 कितना होगा, 2 होगा ना। तो यहाँ पे रख देते हैं 3, 2, 1, ठीक है। ये ए बी का डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब हमें चेक करना है कि डी भी उसी लाइन पे है कि नहीं जिस लाइन पे ए और बी है। तो ए डी का भी डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, या चाहो तो बी डी का निकाल लो, जो तुम्हारा मन करे। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस का पार्ट है। चाहे ए के साथ डी ज्वाइन कर दो, चाहे बी के साथ डी ज्वाइन कर दो। तो लेट्स से हम ए डी निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए डी। तो ए डी का डायरेक्शन रेशियो कितना आएगा, देखो तो, डी पता ही है, ए पता है ही है, तो ए डी का डायरेक्शन रेशियो कितना आएगा। तो इसमें से इसको घटा दें, 12 - 0 कितना, 12, 9 - 1 8, 2 + 2 हो जाएगा ना, -2 + 2 यानी कितना, 4। अब ये देखो A1 B1 C1 हो गया, ये A2 B2 C2 हो गया, A1 by A2 3/12, B1 by B2 2/8, C1 by C2 1/4। देखो ये रेशियो कितना 1/4, ये रेशियो कितना 1/4, ये रेशियो कितना 1/4। तीनों रेशियो आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए, यानी A1 by A2 बराबर B1 by B2 बराबर C1 by C2 आया। इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, इस थ्योरी के बेसिस पे तो लाइंस क्या है आपस में, पैरेलल है। लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन ए डी, बट ए बी भी ए से पास हो रही है और ए डी भी ए से पास हो रही है। तो ए से ही पास होने वाली 2 पैरेलल लाइंस, मतलब वो दोनों लाइंस एक्चुअल में एक ही लाइन का पार्ट है, इसलिए ए बी एंड डी आर कोलिनियर। बोलिए सही है। तो क्या आंसर आएगा कि हाँ, ये वाला पॉइंट भी ए बी और सी के साथ क्या है, कोलिनियर है। बोलिए सही है ना। बढ़िया, आगे लिखो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। कोई दिक्कत होगा पूछना, बट अगर फॉर्मूले तुम्हें सारी बातें लास्ट लेक्चर की ध्यान होंगी और एंगल वाली बातचीत जो अभी हम लोगों ने की अगर वो समझे हो, तो ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, दे आर वेरी सिंपल। बट स्टिल एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। लिखो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। फिर एक एलिमेंट्री क्वेश्चन सिंपल सा। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके 3 वर्टिसेस हमें पता है। वर्टेक्स ए -1, 3, 2 है कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट 2, 3, 5 है और सी का कोऑर्डिनेट 3, 5, -2 है। वी हैव टू प्रूव कि ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट ए। हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है, ये एंगल ए, इसका एंगल ए कितना है, 90 डिग्री है। तो मतलब सिंपल सी बात है, हमें ये चीज प्रूव करनी है, दिस एंगल ए इज 90 डिग्री। ये ए है, कोऑर्डिनेट दिया है -1, 3, 2, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 2, 3, 5 है और सी का कितना है 3, 5, -2 है। कर दो प्रूफ कि ये एंगल 90 डिग्री है। कैसे प्रूव करोगे 90 डिग्री, एंगल बिटवीन 2 लाइंस ही तो है। लाइन ट्रायंगल की साइड्स क्या और कुछ होती है, लाइंस ही तो होती है। तो अगर प्रूफ कर दें कि लाइन ए बी और लाइन ए सी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री,
या प्रूफ कर दें कि लाइन ए बी एंड लाइन ए सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो हो जाए। परपेंडिकुलर की कंडीशन अब भी हम लोगों ने लिखी थोड़ी देर पहले। क्या कंडीशन होती है? कोऑर्डिनेट जब पता ही है तो सीधे सीधे डी आर पे काम करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज पे। कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलर की? a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल टू कितना? 0। a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल टू 0। मतलब हमें क्या चाहिए? ab का dr और ac का dr। तो निकाल लो dr ऑफ ab एंड ac। कोशिश करो एक बार, आराम से कर लोगे। dr ऑफ ab क्या क्या आएगा बताओ? जिसमें से मन करे उसको माइनस करो, है ना। तो हम इसमें से घटा देते हैं इसको। तो 2 माइनस ऑफ -1 +1 हो गया। 2 + 1 कितना हो गया? 3, 3 - 3 कितना होगा? 0। लिखोगे ना, ये 0 लिखना है, नंबर है ये। दिस इज रिलेटेड विद cos बीटा, ठीक है ना। ये 0 है, मतलब ये 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको भूल जाएंगे। 0 का मतलब 0 रखना है। ये हमें बीटा के लिए बता रहा है कि बीटा इज हाउ मच? 90 डिग्री, ठीक है ना। ये cos बीटा का कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा ना 0। dr है, डायरेक्शन कोसाइन तो है नहीं है कि सीधे सीधे 0 को cos बीटा बोल देंगे। ये cos बीटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये cos बीटा नहीं है। ये cos बीटा मल्टीप्लाइड बाई सम रियल नंबर है, ठीक है। तो पर ये तो कंफर्म है ना कि 0 आ रहा है, मतलब cos बीटा क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, यानी बीटा इज हाउ मच? 90 डिग्री। मतलब ये लाइन जो है, बीटा कौन सा एंगल होता है? y एक्सिस के साथ। मतलब दिस लाइन इज मेकिंग 90 डिग्री विद y एक्सिस, ठीक है ना। ये जो लाइन ए बी होगी ये y एक्सिस से कितना बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है। चलो खैर, z वो निकाला ना, a1 b1 हो गया, c1 देखना है। इसमें से घटा रहे थे इसको। 5 - 2 कितना होगा? 3 होगा। आ गया dr ab का। अब क्या निकालना है? dr ऑफ ac ना, ac इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ AC घटा दो, जिसमें से जो मन करे। तो हम इसमें से इसको घटा दें। 3 - 1 +1 यानी 4। फिर 5 - 3 कितना? 2। फिर -2 कितना? -4। आ गया dr ऑफ AB और dr ऑफ AC। बस चेक कर लो कि a1a2 यानी 3 × 4 प्लस a1a2 प्लस b1b2 0 × 2 प्लस c1c2 3 × -4 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। 12 बीच में 0, ये -12 कट पिट के कितना हो गया? 0 हो गया ना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर बेस भी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर ली है। हमें एक वेक्टर r का लेंथ बताया है कि 21 यूनिट्स उसकी लेंथ है। उस वेक्टर की जो dr है, जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, वो 2, -3 और 6 हैं। और गिवन है कि जो वेक्टर है मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल विद x एक्सिस, ठीक है। तो हमें बताना है कि उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, और वेक्टर भी बताना है वो भी क्या होगा। वेक्टर की लंबाई दी है, वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया है, और ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, ये बताया है। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात कही थी कि कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होता है, उसके लिए क्वेश्चन में कंडीशन बताएगा। वही काम यहाँ पर किया है। ये ऑब्ट्यूज एंगल वाली बात बोलकर डायरेक्शन कोसाइन 2 ट्रिपलेट बनेगा, उसमें से एक हमें रखना है, एक बाद में हटा देना है, ठीक है। अगर लाइन होती तो डायरेक्शन कोसाइन के दोनों आंसर होते, बट वेक्टर है तो 2 में से एक ही होगा। वो कौन सा एक होगा, इट विल डिपेंड ऑन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया है कि फिल्टर करने के लिए कि कौन सा रखना है, उसके लिए बता दिया कि ऑब्ट्यूज एंगल विद x एक्सिस। अदरवाइज क्या लिखते कि इन 2 में से 1 इज पॉसिबल। ऑब्ट्यूज एंगल वाली बात नहीं बताता तो 2 में से एक पॉसिबिलिटी होती, बट लाइन है तो लाइन के केस में दोनों होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन वेक्टर की लंबाई दी है, dr दिया है, और ये तो बाद में काम आएगा कि कौन सा रखना है, उसके लिए आएगा। डायरेक्शन कोसाइन पहले निकालो। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की है कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या होता है? a/√a² + b² + c², b/√a² + b² + c², c/√a² + b² + c²। यहाँ पर वो रूट की वैल्यू कितनी होगी? a² कितना है? 2 का स्क्वायर है ना, 4 -3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। सो 4 + 9 + 36 कितना होगा? 4 9 13, और 13 + 36 कितना? 49।
49 का रूट कितना 7, समझ रहे हो ना। ये ए बी सी हो गया, तो हमें ये चाहिए रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चाहिए। ये आएगा रूट ओवर 4 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा 7 होगा। और ये डी आर हो गया ए बी सी, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ए बाई रूट, ये ए बाई ये, फिर बी बाई रूट और सी बाई रूट। एक ट्रिपलेट ये होता है और दूसरा ट्रिपलेट क्या होता है, दूसरा ट्रिपलेट होता है माइनस ए बाई रूट माइनस बी बाई रूट माइनस सी बाई रूट। बोलो सही है। तो ए बी सी कितना है 2 है, -3 है और 6 है। तो एक बार यहां पर तो ए की जगह 2, बी की जगह -3 और सी की जगह कितना 6 रखा जाएगा। तो और रूट की वैल्यू क्या आएगी सब जगह 7 आएगी। तो एक ट्रिपलेट क्या बनेगा 2/7 -3/7 और कितना 6/7, एक ट्रिपलेट ये होगा। तो एक डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है, ये पॉसिबल हो, उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस ये हो सकते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ये वाले होंगे। इस वाले को कैसे पाएंगे, सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी में, है कि नहीं। देखो माइनस 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 एक्स्ट्रा सब में लगाए ना, ये हम लोगों ने सारी बातें लास्ट लेक्चर में कर रखी है, क्योंकि वहां जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आई थी वहां पे वो प्लस और माइनस 2 साइन के साथ आई थी। तो प्लस साइन से ये मिला था और माइनस साइन पुट किए थे तो ये मिला था, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर का बात है, ध्यान रखना है। तो दूसरा क्या ट्रिपलेट बन सकता है -2/7 3/7 और -6/7। तो या तो वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस ये होगा या फिर ये होगा। अब इन दो में से कौन सा होगा ये कंडीशन बता रहा है, ध्यान से देखो। अगर ये कंडीशन नहीं दिया होता तो होता कि या तो ये होगा या फिर ये होगा, दो में से एक पॉसिबिलिटी कोई ना कोई होती, ठीक है। बट बता दिया है। वेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल लेते हैं, अल्फा बीटा या गामा, कौन सा, अल्फा लेते हैं। यानी कॉस अल्फा इज नेगेटिव, यानी डायरेक्शन कोसाइंस का जो पहला वाला पार्ट होगा दैट मस्ट बी नेगेटिव। इसमें पहला वाला पार्ट 2/7 है, दिस इज कॉस अल्फा, है ना, डायरेक्शन कोसाइन निकाले हो ना, तो दिस इज कॉस अल्फा। यहाँ कॉस अल्फा क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। जबकि कॉस अल्फा क्या होना है, ऑब्ट्यूज एंगल विद एक्स एक्सिस है, यानी अल्फा ऑब्ट्यूज है तो कॉस अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट यहाँ पे कॉस अल्फा क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, यानी ये ट्रिपलेट नहीं होगा। कॉस अल्फा नेगेटिव इसमें है, यानी इस वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइंस आएगा वो -2/7 3/7 और -6/7 आएगा। यहां तक सही है, यहां तक सही है ना। बस अब बचा ही क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है। अब उस वेक्टर की लंबाई दी है, अगर बोलता कि वेक्टर आर एक यूनिट वेक्टर है, वेक्टर आर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन रेशियो ये है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ, ये हो जाता। और क्या बताओ, वेक्टर क्या होगा ये बताओ। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि डायरेक्शन कोसाइंस को ही कंपोनेंट बना दो, आई का, जे का और के का, तो जो वेक्टर बनता है वो कैसा वेक्टर बनता है, यूनिट वेक्टर बनता है, सही है ना। तो अगर यूनिट वेक्टर बोला होता कि वेक्टर आर हैज लेंथ 1 यूनिट, 21 ना बोल के बोलता 1 यूनिट है, तब तो बस आंसर आ ही चुका था। यही डायरेक्शन कोसाइंस था और इसी से बनने वाले वेक्टर की लंबाई भी कितनी होती, 1 यूनिट होती है, नहीं होती। तो वेक्टर आर उस केस में क्या होता, -2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप -6/7 के कैप, ये वेक्टर आर होता अगर लंबाई कितनी होती, 1 यूनिट होती। तो लंबाई है कितनी, 21 है। तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्शन थोड़ी चेंज करनी है, हमें खाली उसका मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट लाना है 21। तो क्या कर दोगे, बाहर 21 से मल्टीप्लाई। बोलता लंबाई 100 यूनिट्स होनी है, तो यूनिट वेक्टर बना के 100 से मल्टीप्लाई कर देते। बोलता है लंबाई 5 यूनिट्स होनी है, तो यूनिट वेक्टर बना के 5 से मल्टीप्लाई कर देते। जितनी लंबाई बोलता उतने से मल्टीप्लाई कर देते यूनिट वेक्टर को। यहाँ 21 लेंथ चाहिए तो यूनिट वेक्टर बना लो और 21 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आएगा। करो कोशिश खुद से, जल्दी हो जाएगा तुरंत। तो ये यूनिट वेक्टर बना लो, कितना बना, -2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप -6/7 के कैप। ये अगर बोलता यूनिट वेक्टर तो आंसर ये हो जाता,
बट यूनिट वेक्टर नहीं, लंबाई 21 चाहिए ना, बस ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो -6 आई, ब्रैकेट खोल दो, 7 तो कट जाएगा, 21 को सब कॉमन निकाल के 7 कॉमन करो तो 21 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, -6i प्लस 9j माइनस 18k। बोलो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सा है। 21/7 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन सब में होगा, -6i प्लस 9j माइनस 18k, दिस विल बी द आंसर। बोलिए सही। डायरेक्शन कोसाइंस पहले पूछा था, वो ये आंसर होगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस ये होंगे और जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो ये होगा, -6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 18k कैप। कोई दिक्कत होगी तो बताना। समझ गए? बढ़े आगे। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल एबीसी दिया है जिसके वर्टिसेस हमें दो तो पूरी तरह पता है, वर्टेक्स ए कोऑर्डिनेट 235, वर्टेक्स बी कोऑर्डिनेट -132 और वर्टेक्स सी है जिसमें दो अननोन है, लैम्डा और म्यू। लैम्डा कोऑर्डिनेट है लैम्डा 5 और म्यू। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस ट्रायंगल का जो मीडियन है जो ए से पास होगा, मीडियन पासिंग थ्रू ए मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब जो मीडियन ए से पास होने वाला है वो मीडियन एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से, तीनों से क्या बनाएगा, इक्वल एंगल बनाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि लैम्डा की, म्यू की और लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है और इस ट्रायंगल एबीसी की एरिया भी बतानी है। ठीक है ना, तो पहले लैम्डा और म्यू पे सोचते हैं। लैम्डा और म्यू आ जाएगा तो तीनों कोऑर्डिनेट आ जाएगा और जब तीनों कोऑर्डिनेट पूरी तरह पता हो जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना हम लोगों ने वेक्टर्स में सीखा है। याद आ रहा है? हाफ इनटू मॉड्यूलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर हमें लैम्डा म्यू मिल गया तो वेक्टर वाला काम फिर करना बाकी है, 3D का काम खत्म हो जाएगा। तो करते हैं कोशिश। पहले एंगल्स की बात हो रही है ना, तो एक बार देखते हैं, डायरेक्शन रेशियो तक तो निकाले। एंगल सेम दिया यानी अल्फा अल्फा अल्फा, तीनों का डायरेक्शन कोसाइन भी क्या होगा, सेम होगा ना। एंगल्स सेम है, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, यानी तीनों जगह अल्फा फॉर्म हो रहा है, यानी कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा डायरेक्शन कोसाइन होगा। मतलब तीनों का डायरेक्शन कोसाइन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो डायरेक्शन कोसाइन तो मिल जाएगा, उसके लिए पहले क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ना, तो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमें पहले क्या लिख पाएंगे, डायरेक्टली कोसाइन लिख देंगे कि डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे। पहले डायरेक्शन रेशियो लिख पाएंगे कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस यूज करके। तो पहले हम क्या करें कि जिस लाइन का इंक्लिनेशन की बात कर रहा है वो लाइन है कौन सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज, लेट्स से दिस इज पॉइंट डी, तो मिड पॉइंट होगा ये। तो हमें इस लाइन की बात कर रहा है, एडी की बात कर रहा है कि एडी का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, इक्वल है। तीनों पार्ट क्या है डायरेक्शन कोसाइन की, इक्वल है। और कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, तीनों कॉस अल्फा है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। पर पहले क्या निकाले हम लोग, जब डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा तो डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। तो इस लाइन का पहले डायरेक्शन रेशियो चाहिएगा, और डायरेक्शन रेशियो तब मिलेगा जब हमें इस लाइन पर दो पॉइंट्स पता होंगे। तो एक तो पता है ए कितना है, 235 है, बस क्या पता चल जाए, एक और पता चल जाए, डी पता चल सकता है, डी बहुत आराम से। क्यों? क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो बीसी पे सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, डी आ जाएगा। बी और सी का कोऑर्डिनेट यूज करो, ये बी है ये सी है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, लैम्डा -1/2, लैम्डा -1/2, ये डी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। फिर 5 + 3 2, सॉरी 5 + 3/2, तो 5 + 3 कितना 8, 8/2 कितना 4। फिर म्यू +2, तो म्यू +2/2। बोलो सही है, आ गया डी का कोऑर्डिनेट। अब हमें क्या करना होगा, एडी का डीआर लिखना होगा, तब डीआर लिख लेंगे तो फिर डीसी पे पहुंचेंगे। तो पहले डीआर लिखा जाए एडी का, तो डीआर ऑफ एडी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी, देखो क्या आएगा। उसके लिए क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है। तो डी में से ए हम घटा दे रहे हैं, तुम्हारी जो इच्छा, तुम्हारा मन करे ए में से डी घटाना, हमें डी में से ए घटाने का मन है, तो हम लैम्डा -1/2 में से 2 घटा रहे हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो ये -2 तुम खुद से करना है ना, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं -1/2 -2, तो -5 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट आएगा डायरेक्शन रेशियो का कि लैम्डा -5/2, इसमें से 2 घटेगा तो ये आएगा। फिर 4 में से 3 घटेगा,
4 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 1 होगा, ठीक है। और फिर इसमें से ये घटाओ, ये कितना बनेगा लैम्डा प्लस 2 बाई 2 माइनस कितना -5, यानी लैम्डा -8 बाई, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, ये लैम्डा नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा, ये म्यू होगा ना, लैम्डा थोड़ी होगा, म्यू होगा। तो क्वेश्चन क्या किया, डायरेक्शन कोसाइंस हमारे ये इक्वली इंक्लाइंड है, तो डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होगा कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, यानी कॉस अल्फा एक हुआ, दूसरा भी कॉस अल्फा, तीसरा भी कॉस अल्फा। तो इसका जो dr होगा वो किस फॉर्म का होगा, हम सभी जगह कॉस अल्फा से डिवाइड कर दें तो dr इसका 1 1 1 होगा, वन ऑफ द dr, बहुत सारे drs होंगे है ना, पर एक dr ये भी होगा 1 1 1, सभी को हमने कॉस अल्फा से डिवाइड कर दिया। अब देखो ये भी एक ट्रिपलेट होगा, हम चाहें तो 2 2 2 भी एक ट्रिपलेट होगा, बहुत सारे ऐसे ट्रिपलेट बनेंगे, ठीक है। पर देखो एक जगह 1 ऑलरेडी अपने को मिल रखा है, बीच वाला 1 आ चुका है, तो ये दोनों भी क्या होंगे 1 1 1 ही तो होंगे, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो इसको 1 से इक्वेट कर दो और इसको 1 से इक्वेट कर दो, बीच में ऑलरेडी 1 आ रखा है, इसलिए हमने, क्योंकि हमको पता है कि 1 1 1 एक ट्रिपलेट होगा, 2 2 2 एक ट्रिपलेट होगा, √2 भी एक ट्रिपलेट होगा, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स होंगे जहाँ पे तीनों नंबर्स क्या होंगे इक्वल होंगे, ये तो पक्का है ना, क्योंकि सबको हमने कॉस अल्फा से डिवाइड कर दिया, तो तीनों नंबर्स क्या बन गए 1 1 1 बन गए। या इस तीनों में हम अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पर्टिकुलर नंबर से, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, तीनों इक्वल आएंगे, बिकॉज दीज थ्री आर ऑलरेडी क्या इक्वल, ठीक है ना। तो बनना फाइनली डायरेक्शन रेशियो के तीनों पार्ट क्या है इक्वल है, तो ऑलरेडी एक ये 1 बना हुआ है, तो ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए, तो इसको भी 1 से इक्वेट कर दो, इसको भी 1 से इक्वेट कर दो, फिर देखो क्या आ रहा है ना, तो यहाँ पे 1 1 से इक्वेट करोगे तो लैम्डा 7 आ जाएगा और म्यू 10 आ जाएगा। सो लैम्डा -5/2 इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज कितना 7। उसी तरह म्यू -8/2 इज 1, दिस इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू 10। तो लैम्डा की और म्यू की वैल्यू आ गई, लैम्डा 7 आ गया और म्यू कितना आ गया 10 आ गया। बोलो ठीक है। तो यहाँ तक की बात समझ में आई कि हाउ टू फाइंड लैम्डा एंड म्यू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जितनी बातें हम लोगों ने बार बार वही बात बोल रहे हैं कि दे आर द बैकबोन, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एंडिंग के टाइम कवर किया था, और आज जो पैरेलल परपेंडिकुलर की बात की है, यहीं से बेस तैयार हो रहा है 3D का, और चीज़ें हम लोग यहीं से समझना शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए। तो लैम्डा 7 आया, म्यू 10 आया। अब क्या पूछा है, ये दोनों तो आ गया ना, अब बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, तो ट्रायंगल की एरिया बता देते हैं। तो ये बी का कोऑर्डिनेट, अब बी तो वैसे भी पहले भी पता था, ये सब हटा दे पूरा, बात बाकी है ना, ये सब तुम लोग का काम हो गया। बाकी अगर कुछ छूटा हो तो स्क्रीन को रोक लेना और रोक के नोट कर लेना, ठीक है। तो बी कितना हो गया -1, 3, 2 ऑलरेडी गिवन था, और सी और ये तो आई है अपने पास। लैम्डा कितना आया था, लैम्डा 7 आया और म्यू कितना आया 10 आया ना, ठीक है। तो डी की तो जरूरत है नहीं, हमें सी की जरूरत है। तो लैम्डा आया था 7, 5 और म्यू कितना आया 10 आया, ठीक है। 5 तो पता ही था, लैम्डा 7 म्यू 10 हो गया। अब क्या करोगे, ठीक है ना, आंसर मेरे पास भी यही लिखा हुआ है 7 और 10, और वर्किंग किए थे हम लोग, अभी वही आया था लैम्डा 7 म्यू 10। बस अब करना क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अभी तो वेक्टर्स का क्वेश्चन हो गया ना, वेक्टर्स में हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे कि ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं है, देन हाउ टू फाइंड द एरिया। तो कैलकुलेट कर लो एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी दो साइड्स के अलोंग वेक्टर लिख लो। तो कोई भी दो वेक्टर लिख लेते हैं, लेट्स से ए बी वेक्टर लिख लेते हैं। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, तो बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, तो -1 -2 यानी -3i, फिर 3 - 3 कितना 0, कुछ नहीं 0 j होगा, और 2 - 5 कितना -3 के, ये ए बी वेक्टर हो गया। इसी तरह एक वेक्टर और ए सी वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए सी वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। ए सी वेक्टर क्या होगा, सी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, तो सी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, 7 - 2 कितना 5i,
और फिर 5 माइनस 3 कितना 2j, और 10 माइनस 5 कितना 5k। ये हो गया AC वेक्टर, पहले आया AB वेक्टर। फॉर्मूला क्या था, दोनों साइड्स के अलोंग, किसी भी दो साइड्स के अलोंग वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड बाई 2, ये होता है ना हाफ टाइम्स। ये दो वेक्टर कैलकुलेट किए तो AB क्रॉस AC कर दे, उसका मॉड लेके बाई 2, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है। तो हटा देते हैं इस फिगर को, ठीक। करो सॉल्व खुद से, एक बार स्क्रीन रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। यहां पे हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर देते हैं, इस जगह पे डिटरमिनेंट I J K, AB वेक्टर और AC वेक्टर, -3 0 -3, -3 0 -3, और दूसरी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है 5 2 5 है, 5 2 5, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए इस डिटरमिनेंट को। तो I के साथ कितना आएगा, I के साथ आएगा 0 और ये -6, तो माइनस ऑफ -6 विल बी +6, ठीक है। फिर J की बात होगी तो +I हो गया, -J होगा, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -15 ये और -15 ये भी, बट माइनस ऑफ -15 +15 होके सब कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, -15 +15 0 हो जाएगा। अब J की बात हो गई, अब +K की बात करनी है, +K आएगा, तो ये K कवर किया, ये कवर किया, तो -6 और ये तो 0 हो जाएगा, तो -6 -0 कितना -6, ठीक है। तो फाइनली ये वेक्टर क्या बना क्रॉस प्रोडक्ट का 6i - 6k, ये बना वेक्टर, सही है। तो AB क्रॉस AC आ गया, अब इसका क्या लेना है, मॉड लेना है। इसका मॉड ले लो, बड़ा सिंपल सा मॉड आएगा, मॉड ऑफ 6i - 6k। 6 तो चाहो पहले ही कॉमन कर सकते हो, तो 6 तो बाहर निकल आएगा, जो बचेगा उसका मॉड लेना रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इट विल कम आउट टू बी 6√2। तुम्हारा जैसे मन करे वैसे लो, चाहो तो 6 को भी अंदर ही रख के करो, तो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ से भी 36, 36 + 36 इज 72, 72 का रूट इज 6√2, ठीक है। या फिर 6 पहले कॉमन कर लेते, ऊपर ही कॉमन कर लेते 6, तो क्या बचता I - K बचता। तो अब 6 तो पॉजिटिव स्केलर है, वो तो मैग्नीट्यूड का काम, मैग्नीट्यूड में पार्टिसिपेट करेगा, बस इसका मैग्नीट्यूड और निकाल लो, उसी को 6 टाइम्स करेगा वो तो 6 × I - K का मॉड कितना √2, तो 6 × √2 इज 6√2, ठीक है। तो यहाँ तक का मॉडुलस वैल्यू कितना आ गया 6√2 आ गया, और बाहर क्या है बाई 2 है, तो 6√2 बाई 2 कितना 3√2, सो 3√2 विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बोलिए सही है, तो ABC ट्राइंगल की एरिया आ गई कितनी 3√2, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया आगे लिखो, फिर कोई दिक्कत होगी तो पूछना, बाकी बातें ध्यान रखोगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखो अगला लिखो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज के लेक्चर के लिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल और परपेंडिकुलर पर बेस्ड और कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, वहाँ पर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह फिर से यूज़ करेंगे, वेक्टर्स की बातें यूज़ करेंगे, वेक्टर्स में सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे, और 3D में भी उस क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो तो करना ही है, मतलब एक ही क्वेश्चन को हम लोग एक से ज़्यादा तरीके से सॉल्व करेंगे एंड वी विल हैव द सेम आंसर। इसीलिए कहा था कि वेक्टर्स और 3D दे आर नॉट सेपरेट थिंग्स। फाइनली 3D खत्म तब होगा, वेक्टर और 3D दोनों खत्म तब होगा जब वेक्टर भी अलग से खत्म हो जाए और 3D, दे आर इंटरलिंक्ड। तो वेक्टर अभी तुम्हें हर जगह ऐसे दिखेगा, 3D के हर टॉपिक में लगभग बहुत सारी जगह पे हम लोग को वेक्टर्स का भी तरीके से देखना होगा कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं। खैर, तो ये दो लाइंस दी हैं, उन लाइंस का क्या दिया है, डायरेक्शन कोसाइंस दिया है। ये दो लाइन है, लाइन नंबर 1 जिसका डायरेक्शन कोसाइन है √3/4 1/4 -√3/2, और लाइन 2 है जिसका डायरेक्शन कोसाइन है √3/4 1/4 √3/2। वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम। डायरेक्शन कोसाइन दिया है, एंगल बताना है। लास्ट लेक्चर पर बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन, सीधे सीधे फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन तो दे ही दिया ना, L1 M1 N1 L2 M2 N2, फॉर्मूला यूज कर दो सीधे, एक बार कोशिश करो आराम से कर ले जाओगे,
cos थीटा कितना होता है टैन कोसाइन के केस में L1 L2, तो √3/4 इंटू √3/4 ये होगा ना L1 इंटू L2, ठीक है, प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू कितना N2, बस सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो cos थीटा कितना √3 3 हो गया, बाई 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 1/16 हो गया, और ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, √3 दो बार मिलके कितना हो गया 3/2 का स्क्वायर कितना 4, ये कितना हो गया 16 तो सेम है, एलसीएम 16 हो गया, ऊपर 4 आ गया, तो 4/16 यानी 1/4, सो दिस इज 1/4 माइनस 3/4 यानी -2/4, दैट इज कितना -1/2, ठीक है। अब cos थीटा बराबर -12 है, बताओ दो लाइंस के बीच का एंगल, तो लाइंस के बीच का एंगल कितना, कहां तक मैक्सिमम जाता है, मैक्सिमम कितना बोल सकते हैं, नेगेटिव होना है तो कितना 120 डिग्री, -12 होना है ना, तो 120 डिग्री होगा इस केस के लिए, और दो लाइंस के बीच में अगर 120 है तो 60 भी तो है कि नहीं, दो लाइंस है, ये दो लाइंस है, इन दो लाइंस के बीच में cos थीटा -12 आ रहा है, तो -12 के लिए थीटा कितना होगा 120 डिग्री होगा नहीं होगा, ठीक है, cos 120 डिग्री ऑब्ट्यूज होगा, मतलब -12 के पॉइंट में से ऑब्ट्यूज होना चाहिए, तो 120 डिग्री आएगा, लाइंस के केस में ऑब्ट्यूज ही होगा, तो 120 डिग्री होगा क्योंकि -12 भी होना है, बट अगर ये 120 है तो ये कितना है 60 है ना, इसलिए दोनों आंसर सही है, लाइंस के बीच का एंगल 120 भी बोल सकते हैं और 60 भी बोल सकते हैं, पर जनरली वी से अक्यूट एंगल, जनरली हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, मतलब 120 नहीं बोलेंगे, जनरली नहीं बोलेंगे, बोलना गलत नहीं है, ठीक है, बट अगर मल्टी करेक्ट क्वेश्चन हुआ और उसमें 60 डिग्री भी ऑप्शन है 120 डिग्री भी ऑप्शन है, तो दोनों टिक करोगे, क्योंकि दो लाइंस के बीच में अगर 60 है तो 120 भी है, या 120 है तो 60 भी है, ठीक है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर मान लो ये सॉल्व करके cos थीटा -12 आया तो -12 की वजह से हमें 120 दिखा, पर 120 अगर दो लाइंस के बीच का एंगल है तो ये टोटल एंगल चूंकि 180 होता है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 60 होगा ना, इस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे 60 भी एंगल है और 120 भी एंगल है, तो मल्टी करेक्ट होगा तो 60 भी लिखा रहेगा, और अगर 120 भी लिखा रहे, दोनों लिखा रहे तो दोनों टिक करना है, ठीक है, देन बोथ विल बी करेक्ट, ठीक है, बट अगर सिंगल करेक्ट होगा तो ढंग का अगर एग्जाम का पेपर है तो वो खामखा 60 और 120 दोनों डाल के कंफ्यूज नहीं करेगा, वो फिर दो में से एक ही ऑप्शन देगा, ठीक है ना, तो या तो वो 60 डिग्री देगा ऑप्शन में या फिर 120 डिग्री देगा, दोनों ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है, बट अगर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और पीछे आंसर्स दे रखे हैं, तो आंसर्स में जब हम जाएंगे तो हमें वहां पे जनरली 60 डिग्री लिखा हुआ मिलेगा, फिर हमें 120 डिग्री लिखा हुआ नहीं मिलेगा, 120 डिग्री भी अगर कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो गलत नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं ना, जनरली वी ट्राई टू राइट एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर मान लो cos थीटा की वैल्यू, ये डेटा ऐसा होता, ये दोनों डेटा ऐसा होता कि cos थीटा सिंप्लीफाई करके +12 आ जाता, -12 की बजाय +12 आ जाता, तो +12 से हम कितना कंक्लूड करते 60 डिग्री कंक्लूड करते, ठीक है, पर 60 डिग्री अगर एंगल है तो सेम फिगर, 60 डिग्री अगर एंगल है तो 120 डिग्री भी एंगल होगा, तो फिर से वही बात, मल्टी करेक्ट में अगर दोनों ऑप्शन हो वैसे क्वेश्चन में भी तो भी दोनों आंसर सही है, 60 डिग्री भी सही है और 120 डिग्री भी सही है, बोलिए ठीक है, समझ गए बात। तो बाकी अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कुछ पैरेलल परपेंडिकुलर पर बेस्ड, परपेंडिकुलर ही है एक्चुअली वो, परपेंडिकुलर पर बेस्ड, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, उस पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस, कुछ और नई चीज़ें सीखने को मिलेगी हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी कॉन्सेप्ट इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड होगा जो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट टाइम पे जितनी बातें लिखवाई थी और आज जो परपेंडिकुलर वाली बातचीत हुई है उससे रिलेटेड, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो बेहिचक पूछोगे, विदाउट एनी हेजिटेशन, कुछ भी मन में डाउट नहीं रखना है, कीप क्लियर करते रहो, है ना, कुछ भी डाउट्स का पहाड़ इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, पर ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारा बेस होती हैं, अगर हम इनको एज अ डाउट कभी रख लें तो फिर ये आगे आने वाले समय में हमें परेशान करती हैं, फिर हमारा टॉपिक से मन डाइवर्ट होने लगता है, जबकि हम बार बार बोल रहे हैं कि दीज आर द स्कोरिंग पार्ट्स,
अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं देन डेफिनेटली वी विल डू द क्वेश्चन और हम मार्क्स भी पूरे स्कोर कर लेंगे इन टॉपिक के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। ये सब खत्म हो रहा है, तुम इस अपना साइड साथ में जेई मेन वगैरह के क्वेश्चंस लगाते रहो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। वेक्टर्स हम लोगों ने कर ही लिया ना, वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जेई मेन के क्वेश्चन सॉल्व करो प्रीवियस ईयर्स के, जेई मेन या उससे पहले यही ट्रिपल ही जब था, ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले धीरे धीरे लेवल फिर बढ़ाओ, फिर जेई आईटी के क्वेश्चंस करो, देखो क्वेश्चंस हो रहे नहीं हो रहे। आईटी के पहले ऑब्जेक्टिव करें, फिर आईटी के उसके बाद सब्जेक्टिव पे जाओ, ठीक है ना। तो बाकी की बातें हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना।